पैसों की कहाँ है। मेरे पास पैसा आता है और चला जाता है, टिकता ही नहीं है। जरा देखो। अरे तुम हाथों में पैसों की रेखा क्यों ढूंढ रही हो जब तुम्हें पूरा हाथ मनी मैनेजमेंट सिखा रहा है। वो कैसे? बहुत सिंपल है। ये जो हमारा हाथ है इसका ये पार्ट सोचो प्रोटेक्शन की तरह है, ये पार्ट सेविंग की तरह है और ये पार्ट इन्वेस्टमेंट की तरह है। जब तुम प्रोटेक्शन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का अंतर समझ जाओगी तो तुम्हारे हाथ में पैसों की एक रेखा नहीं होगी, तो तुम्हारा पूरा हाथ मनी मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हो जाएगा। दिस इज हर्षल कोठारी फिर से एक बार मत बनो उल्लू में एक मस्त जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ। फ्रेंड, कभी कभी पर्सनल फिनांस में लोग पैसों के मैनेजमेंट में बहुत सारी गलतियां करते हैं और जब उनको एहसास होते हैं कि पैसों को लेके काफी निराशा है तो उनकी पर्सनल जिंदगी पे भी इसका असर होता है। और जब ये असर होता है तो लोग कई बार अपना नसीब देखने के लिए किसी ज्योतिष के पास जाते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहती कि ज्योतिष विद्या में कोई साइंस नहीं है, ऑफ कोर्स उसमें साइंस है, बट क्या सिर्फ हाथों में पैसों की लकीर है या नहीं है ये चेक करने से हमारा मनी मैनेजमेंट ठीक हो जाएगा? तो आंसर इज नो। जब आपका पूरा हाथ ही आपको मनी मैनेजमेंट सिखाना चाहता है तो आप हाथों की लकीरों को क्यों ढूंढ रहे हो? किसी ने सच कहा है कि ए गालिब तू हाथों की लकीरों पे मत जा, नसीब तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। पर चलो बात करते हैं हाथ हमें क्या बताता है। पहली बात तो हाथ बनता कैसे है। हाथ में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कलाई का, बीच का हिस्सा है जिसे हम हमारा तलवा कहते हैं और बाद में ये उंगलियां होती है जो 5 है और 5 उंगलियों का शेप अलग है और इन सबको मिलकर एक हाथ बनता है। और कहते हैं कि अगर हाथ सही है, आप जहां हाथ डालोगे वहां आप आपकी तरक्की, आपका सक्सेस ढूंढ सकते हो। तो ये हाथ मनी मैनेजमेंट में कैसे डाले? तो पहले आप आपके हाथों को ध्यान से देखो। अगर कलाई है तो कलाई का जो ये बनावट है ये कैसी है? तो पूरे हाथों का भार इस कलाई के ऊपर है। आप एग्री करोगे कि कलाई में अगर दम है तो कहते हैं कि आप सब कुछ कर सकते हो। तो कलाई क्या कहती है? कलाई कहती है कि हाथ कैसा भी हो, पाम कैसा भी हो, उंगलियां कैसी भी हो, अगर कलाई में दम नहीं है तो हाथों में कोई ताकत नहीं रहेगी। सो कलाई मनी मैनेजमेंट में प्रोटेक्शन को दर्शाती है। जब आप प्रोटेक्शन की बात करते हो तो आपके प्रोटेक्शन के भी 3 हिस्से हैं। कलाई के जैसा हिस्सा होता है प्रोटेक्शन का, सेविंग के जैसे हिस्सा होता है आपके पाम का और इन्वेस्टमेंट आपके उंगलियों के जैसा होता है। हम इसको थोड़ा डीपरली देखेंगे। तो कलाई यानी प्रोटेक्शन, संरक्षण। तो संरक्षण किसका, प्रोटेक्शन किसका? तो सबसे पहले आप आपके इनकम का प्रोटेक्शन करके लीजिए। आज मैं अगर 9 से 6 काम कर रही हूँ आप ही के जैसे, और इस 9 से 6 में मैं कुछ अर्न करती हूँ, पैसा कमाती हूँ जिससे मेरे फैमिली की आज की जरूरतें पूरी होती है। अगर कल मैं ही ना रहूं तो क्या मेरे जगह पे कोई और इंसान मेरे फैमिली को सेम इनकम दे पाएगा? तो आंसर इज नो। कलयुग है, कलयुग में कोई किसी के लिए खड़ा नहीं रहता। तो मुझे अपने इनकम का प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है। तो पहला प्रोटेक्शन का जो हिस्सा है वो है इनकम का। फिर अगर लायबिलिटीज हमारे ऊपर है तो हमें उसे भी प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जाने के बाद अगर परिवार के ऊपर ढेर सारा कर्जा छोड़ देंगे तो वो कैसे मैनेज करेंगे? सो दैट मीन्स हमें लायबिलिटी को भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो इनकम प्रोटेक्ट कर लिया, लायबिलिटी प्रोटेक्ट कर लिया, फिर बारी आती है हमारी कुछ स्पेशल जरूरतों की। बच्चों के एजुकेशन, रिटायरमेंट, उनको प्रोटेक्ट अलग से कर लिया। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है मेडिक्लेम की। कोविड ने हमें सिखा दिया कि हेल्थ में जब कोई बड़ी घटना घटती है या कोई बड़ा इशू आता है तो कैसे पूरा मनी मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। आपको पता है 5.5 करोड़ इंडियंस गरीब हो गए क्योंकि उन्होंने राइट तरीके से मेडिक्लेम नहीं लिया था। तो मेडिक्लेम कितना लेना चाहिए? आज आप जो वीडियो सुन रहे हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा होगा यार मेरा तो मेडिक्लेम ऑलरेडी है। अगर मैं डिप डाउन करूं और पूछूं आपने कितने का मेडिक्लेम लिया है तो लोग कहेंगे 3 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, तो इतना काफी है। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा मेडिकल कॉस्ट में महंगाई का असर क्या हो रहा है। तो क्या महंगाई सिर्फ आटा, दाल, चावल में है?
पेट्रोल पंप पे है, सिनेमा के घरों के टिकटों में है? तो आंसर इज नो। हॉस्पिटल के बिलों में भी इन्फ्लेशन का असर होता है। तो अगर आमतौर पे आज मैं अगर बात करूं, अगर कोई बड़ा हॉस्पिटल का कॉस्ट ट्रिगर हो जाए, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम या कैंसर, तो आमतौर पे 10 से 20 लाख का खर्चा आता है। तो आज का 10 लाख का खर्चा अगर इन्फ्लेशन के कारण 5 साल के बाद कितना होगा, ये अगर किसी ने कैलकुलेट नहीं किया है तो आगे की इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत क्रूशियल है। आज का 10 लाख का खर्चा 14% इन्फ्लेशन के थ्रू अगले 5 साल के बाद 20 लाख हो जाएगा। अगर आप बोलोगे 14% इन्फ्लेशन इन मेडिकल कॉस्ट, गूगल करके देख लीजिए, आपको पता चलेगा इंडिया इज हाईएस्ट इन्फ्लेशन का जो रेट है वो इंडिया में है इन मेडिकल कॉस्ट में। 14% से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है मेडिकल कॉस्ट में, यानी आज का 10 लाख 14% इन्फ्लेशन को अगर कंसिडर किया जाए तो 5 साल के बाद ये मेडिकल कॉस्ट सेम हार्ट प्रॉब्लम के लिए, सेम कैंसर के लिए होने वाला है 20 लाख का। और अगर आप और आगे और 5 साल जोड़ लोगे, यानी आज से 10 साल के बाद, तो ये कॉस्ट कितना हो जाएगा? सो ये कॉस्ट हो जाएगा 40 लाख, 40 लाख का। और आगे और 15 साल का मैं यहाँ से आगे कंसिडर करूँ तो 15 इयर्स में ये हो जाएगा 81 लाख का। और 20 इयर्स का अगर मैं इन्फ्लेशन का जो कॉस्ट है इसको कैलकुलेट करूँ तो ये हो जाएगा 1 करोड़ 60 लाख का। अब आपके घर में 50 साल 60 साल के पेरेंट्स होंगे, बहुत सारे बच्चों ने अपने पेरेंट्स का इंश्योरेंस 5-10 लाख का करके रखा है। पर मेरा सवाल है, क्या पेरेंट्स का 80 तक आते आते अगर हार्ट का प्रॉब्लम या कैंसर का प्रॉब्लम ट्रिगर हो गया, भगवान न करे ऐसा हो, पर अगर हो गया तो क्या आपकी सेविंग, आपकी इन्वेस्टमेंट में वो दम है कि यहाँ से आगे 20 साल के बाद अगर मेडिकल का कॉस्ट ट्रिगर हुआ तो 1 करोड़ 60 लाख आप क्या कैंसर के लिए, हार्ट के लिए दोगे? तो अगर आप नहीं दे पाओगे तो बेटर है आप राइट तरीके से मेडिक्लेम को ले लो और फ्यूचर के कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू ले लो। क्योंकि डेंगू, मलेरिया, छोटी मोटी बीमारियां तो चलो आप पॉकेट से मैनेज कर लोगे, पर बड़ा अगर हेल्थ इशू आया तो आप कहाँ से मैनेज करोगे? तो कलाई हमें दिखाती है प्रोटेक्शन की बात। कलाई हमें कहती है कि आप प्लीज आपके इनकम को, लायबिलिटी को, मेडिकल कॉस्ट को राइट तरीके से ले लो, कैलकुलेट करके ले लो। और इसमें कॉपी मत करो, क्योंकि सबका हाथ अलग है, इसलिए सबकी कलाई का दम भी अलग होना चाहिए। तो यू मस्ट कैलकुलेट योर राइट अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन। अब बात करते हैं सेविंग की। तो बीच का जो हिस्सा है ये सेविंग की है। वैसे तो सेविंग इतना यूजफुल नहीं है क्योंकि उस पर ग्रोथ नहीं मिलता। आप एग्री करोगे सेविंग अकाउंट पे क्या तो रेट ऑफ रिटर्न है, तो कुछ भी नहीं है, पीनट है। आप बोलोगे बहुत बार तो एफडी पोस्ट का जो रिटर्न है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो बहुत ही कम है। मैं एग्री करती हूँ कम है, बट ये जब भी आपको किसी चीज को उठाना हो, जब भी आपको जरूरत गिरती है, जब भी आपकी उंगलियां नीचे झुकती है, सेविंग ही काम में आती है। इसलिए किसी ने कहा है प्लीज सेव द मनी, मनी विल सेव यू। तो इमरजेंसी, कॉन्टिजेंसी में सेविंग का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है। बट प्लीज आप थोड़ा अपने पाम को देखो, क्या आपका पूरा पाम एक जैसा है? ये पूरा जो तलवा एक जैसा है? तो कुछ सेविंग 1 दिन के लिए होती है, कुछ सेविंग 1 से 3 महीनों के लिए होती है, कुछ सेविंग 6 महीनों के लिए होती है, कुछ सेविंग 1 से 3 साल के लिए होती है। सेविंग में भी 1000 टाइप के अलग अलग प्रोडक्ट है। तो प्लीज सिर्फ सेविंग अकाउंट में पैसा डाल के साइबर क्राइम को आमंत्रित मत करो। राइट तरीके से सेविंग के इंस्ट्रूमेंट को लो, जिससे आप आपके शॉर्ट टर्म गोल्स को राइट तरीके से मैनेज कर पाओगे। तो अभी आप बोलोगे ये तो सुनने में बहुत आसान लग रहा है, बट क्या इसको मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हो, छोटे से छोटे अमाउंट से आप कर सकते हो। बट उसके लिए आपको किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ बैठना चाहिए, जो आपको आपकी प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट, सेविंग की रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करके देगा और राइट तरीके से आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में वो सेविंग को मैनेज करने में हेल्प करेगा। अब बात करते हैं हाथ की उंगलियां हमें क्या दिखाती है। तो हाथ की उंगलियां हमें दिखाती है कि भाई 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। कोई अंगूठा मोटा होता है, कोई उंगली लंबी होती है, कोई बहुत ही छोटी होती है। वैसे ही इन्वेस्टमेंट भी अलग अलग तरीके से होते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट बहुत लंबी दूरी के लिए प्लान करना होता है, जैसे बच्चों के एजुकेशन 15 साल के बाद या 20 साल के बाद आने वाले हैं, रिटायरमेंट 20-30 साल के बाद आने वाले हैं। तो आपको वो इंस्ट्रूमेंट वहां पे रखना चाहिए जो महंगाई को मैनेज करने में आपको हेल्प करे। कुछ गोल आपके 5 साल के बाद होते हैं, कुछ गोल आपके 7 साल के बाद होते हैं। तो ऐसे अलग अलग उंगलियां आपको इन्वेस्टमेंट में अच्छी ग्रोथ दिलाती है। उंगलियां हमें कहती है पैसे को काम पे लगाओ, पैसे को ग्रोथ में लेके जाओ, पैसे को
अटकाओ मत, इसको मूवमेंट करने दो इकोनॉमी में। तो उंगलियां हमें बहुत कुछ बताती कि एक जगह पूरा पैसा मत रखो। बहुत लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पे सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड लेते रहते हैं, तो बहुत अंगूठा ले लिया, या बहुत लोग सिर्फ रियल एस्टेट ही लेते रहते हैं, तो बहुत सारी एक ही उंगली में पैसा लगा दिया। तो क्या आपकी यही उंगली मोटी हो गई और बाकी उंगलियों को बहुत छोटा कर दिया तो आपका हाथ काम करेगा? आंसर इज नो। दैट मीन्स राइट पोर्टफोलियो बनाना बहुत जरूरी है जिससे ग्रोथ मिले। तो राइट पोर्टफोलियो डिजाइनिंग क्या एक आम आदमी का काम है? तो आंसर इज नो। यहाँ पे भी आपको किसी एक्सपर्ट के साथ बैठना पड़ेगा जो आपको राइट प्रोटेक्शन, राइट सेविंग एंड राइट पोर्टफोलियो जो ग्रोथ दिलाए उसको एलोकेट करने में हेल्प करे। इसको एसेट एलोकेशन कहते हैं। अब कभी कभी इक्विटी मार्केट डाउन होता है। इक्विटी इज अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट बाय द वे, ओके, इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा जरिया है। इक्विटी मार्केट नीचे आता है, ओके, नीचे गिर और बिजनेस को इश्यूज हुए, इसके लिए इक्विटी नीचे आया, बट आपको जरूरत है तो आप सेविंग से वो निकाल सकते हो। पर मुद्दा है कि कभी कभी लोग क्या करते हैं, पोर्टफोलियो को देखते हैं अपने और पोर्टफोलियो में कहते हैं ये उंगली बहुत ही पतली है, इसको कट कर डालो, ये रिटर्न नहीं दे रही, इसको कट कर डालो। सोच के देखिए आपका जो पोर्टफोलियो है ये पूरी मुट्ठी बनकर ये हाथों की ताकत बनने वाला है। तो अगर ये उंगली को आप सिर्फ निकाल दो क्योंकि बहुत पतली है, बहुत छोटी है, ज्यादा रिटर्न नहीं दे रही है, इसको आप अगर निकालो बाहर तो क्या आपकी मुट्ठी में वो ताकत रहेगी? तो आंसर इज नो। दैट मीन्स ये उंगली भले ही कमजोर है दिखने के लिए, बट ये पोर्टफोलियो की ताकत बढ़ाती है, इसलिए उसको रखना पड़ता है। सो दैट मीन्स फ्रेंड, आप हाथों में ये जो पैसों की लकीर है उसको मत ढूंढो, आप आपके हाथ को देखो। वो आपको पूरा मनी मैनेजमेंट सिखाना चाहता है। वो कहता है कलाई को प्रोटेक्शन की तरह देखो, जो आपका तलवा है उसको सेविंग की तरह देखो, और पोर्टफोलियो में राइट एसेट एलोकेशन की तरह ग्रोथ में जाओ। अगर आप पूरी ही हाथ मनी मैनेजमेंट में डाल दोगे तो क्यों मनी मैनेजमेंट की रेखा के जरिए आप परेशान हो रहे हो कि जबकि पूरा हाथ आपको मनी मैनेजमेंट में आपकी वृद्धि के लिए रेडी है, आपको सिखाने के लिए। बट अगर आप बोलोगे कि मुझे ये सब चीजें पर डीपरली कैलकुलेट करनी है मेरे अपनी फैमिली के लिए, तो क्या मैं अकेले कर सकता हूँ? तो अगर आप बिजी इंसान हो आपके प्रोफेशन में तो आपको ये खुद नहीं करना चाहिए। आप प्लीज आपके पैसों के साथ एक्सपेरिमेंट मत करो, किसी प्रोफेशनल के साथ बैठो जो आपको आपका हाथ बैलेंस करने में हेल्प करे। और अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल नहीं है तो आप हमसे बात करो। वी कैन हेल्प यू कि राइट प्रोटेक्शन क्या होता है, राइट सेविंग इंस्ट्रूमेंट कैसे होते हैं, राइट पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन होता है। और दूसरा, आपका हाथ आपके पड़ोसी के हाथ के जैसा नहीं है तो उनको भी कॉपी मत करो। विद दिस थॉट मत बन उल्लू में मैं यही कहूंगी कि अगर आप सिर्फ पैसों की लकीरें ढूंढ रहे हो और ज्योतिष के पास जाके ढेर सारा पैसा दे रहे हो तो आप उल्लू बन रहे हो। पर अगर आपने आपके हाथों को देखा है और राइट तरीके से मनी मैनेजमेंट करके आपके मनी मैनेजमेंट को बैलेंस किया है तो ये कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट के लिए उठाया हुआ एक अच्छा कदम है। इस इन्फॉर्मेशन को प्लीज अपने तक मत रखो, ओके? अच्छी चीज है तो अपने अच्छे हाथों से लोगों को बांटो, शेयर करो इस इन्फॉर्मेशन को हर वो इंसान के साथ, क्योंकि हो सकता है आज आपका कोई परिचित, कोई फ्रेंड, कोई सोसाइटी का अपना एक अच्छा मेंबर, कोई दोस्त किसी ज्योतिष के पास बैठा है ढूंढने के लिए कि उसके हाथों में पैसों की रेखा कहाँ है। तो आप इस इन्फॉर्मेशन को बाहर तक भेजो जिससे वो भी अपने पूरे हाथ को मनी मैनेजमेंट में डाले और अपने परिवार का, अपने फैमिली के सपनों को पूरा करे। विद दिस थॉट, थैंक यू सो मच। बने रहो, मत बनो उल्लू में, विद हर्षल कोठारी।